हेलो बच्चों, वेलकम है आपका फिर से एक बार आपकी हिंदी की कक्षा में। तो हिंदी में जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, जिसमें मैंने आधी चीजें आपको थोड़ा सा बताया था। इंट्रोडक्शन क्लास थी, आज आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जो है हिंदी भाषा का विकास में मैंने आपको बताया था कि आखिर ये भाषा क्या होती है। तो भाषा में देखिए, भाषा जो बना है वो किससे बना है? वो संस्कृत के भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। अब भाष धातु से बना है तो अब भाषा की जरूरत कब पड़ी, भाषा को जरूरत कब पड़ी? अब क्वेश्चन ये उठ के आता है। तो जब भाषा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम अपने जो भाव हैं, अपने विचार हैं, वो एक दूसरे से प्रकट करने हैं तो हमें भाषा की जरूरत पड़ेगी। या तो आप पहले कैसे करते थे? संकेत के द्वारा करते थे, है ना, इशारे करते थे, तब वो आपको पता चलता था कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों को वो अपने ही ग्रुप में सिर्फ लोग समझ पाते थे, अगर कहीं बाहरी का आ जाए तो फिर वो समझ नहीं पाते थे कि क्या कह रहा है। जैसे कोई गूंगा होता है, वो क्या मतलब इशारों के थ्रू समझाता है, तो जो हमेशा उसके आसपास रहते हैं वो तो समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, और वो भी इशारों के थ्रू उस गूंगे व्यक्ति को भी बता देते हैं कि आखिर वो उन्होंने उसका जवाब क्या दिया और वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम जाएं और वो उस गूंगा हमसे कुछ कह रहा है तो हमें उतना स्पष्ट समझ में नहीं आता है, हमें क्लियर तरीके से पूरा नहीं होता है कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है ना। तो उसी लिए फिर भाषा की जरूरत पड़ी, तो हम अपने भाव को, आचार विचार को जो है प्रदान करने के लिए ठीक है, ऐसा हुआ। अब उसके बाद देखिए, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलने के आधार पर, ध्यान रखिएगा, बोलने के आधार पर वो क्या होती है बेटा? ध्वनि होती है। ठीक है, ध्वनि होती है। अब अगर हम कहें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखने के आधार पर, तो लिखने के आधार पर क्या होगी? वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर, है ना। सबसे छोटी वर्ण अक्षर, ये वर्ण अक्षर। तो हमने आपको ये भी बताया था कि कुछ संकेतक यूज किए गए, जैसे हमने बना दिया, ये आ बनाया, ई बनाया, ठीक है, तो हमने बनाया और उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद हमने क्या किया कि इनको कुछ बोल दिया, जैसे हमने आ बोल दिया, ई बोल दिया, है। तो ये क्या हो गई? अब ये क्या हो गई भाई? लिपि हो गई। जब हमने लिख दिया तो वो लिखने को क्या बोल दिया हमने? लिपि। अब मैंने फिर आपको बताया था कि हिंदी की लिपि क्या होगी, हिंदी की लिपि क्या होगी? तो हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी, ठीक है, देवनागरी होती है। और अंग्रेजी की लिपि क्या होती है? रोमन, है ना। तो देखिए, अब देवनागरी में मैंने आपको समझाया भी था कि आखिर इसकी विशेषता क्या होती है, कि ये क्या करता है? शब्दों को बांध कर रखता है। ये इसने डंडा खींच दिया यानी कि बांध दिया। अगर मैं यहीं पे कोई और शब्द लिख दूं, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ अभय, तो क्या हम इसके ऊपर डंडा खींचेंगे? नहीं खींचेंगे। तो यही है इसकी विशेषता देवनागरी की, कि ये जो अक्षरों को होता है उसको बांध के रखता है। तो यहाँ तक समझाया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत में क्या होती है, भारत में लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं, है ना, लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं। और 6 प्रकार के भाषा परिवार होते हैं। 6 प्रकार के क्या बताया था मैंने? भाषा परिवार होते हैं। और मैंने फिर आपको समझाया था कि कौन कौन से होते हैं। भारोपी होता है, ऑस्ट्रिक होता है, ठीक है, द्रविड़ होता है। भारोपी मतलब कि उत्तर भारत में बोली जाने वाली, द्रविड़ का मतलब होता है कि जो हम दक्षिण भारत में बोलते हैं, है ना। ये सब चीजें हमने आपको अपने पहली क्लास में बताया था। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने एक चीज बताया था कि हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं जिसकी उपभाषाएं कितनी होती हैं बच्चा? 5 होती है, 5 होती है। और इसमें बोलियां जो होती हैं, इसमें इन 5 उपभाषा में जो बोलियां होती हैं वो 17 या अब 18 देखने को भी मिलती हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने एक चीज आपको नहीं बताया था। अब देखिए यहाँ पर, ये जो उपभाषा है 5, ये जो 5 उपभाषा है, कौन कौन सी उपभाषाएं हैं? तो देखिए, 5 उपभाषा में पहली है पश्चिमी, पहली है पश्चिमी, ठीक है। दूसरी होगा, इसी में क्या होगा? पूर्वी, है ना। तो 5 उपभाषाओं में ये यहाँ पर क्या है? भाषा है
और भाषा है, फिर उपभाषा है, फिर बोलियां हैं। तो अब देखिए हिंदी में 5 उपभाषाएं, बोलियां कितनी होंगी 17 या 18। जो 18वीं बोली है वो मैंने आपको बताया था कौन सी है बच्चा, नेपाली है। ठीक है, नेपाली जो बोली है वो बढ़ गई है, तो तभी 17 से क्या हो गया 18। आपको अगर ऑप्शन में 18 है तो 18 लगाइए, नहीं तो 17 सही है। ठीक है, तो अब देखिए 5 उपभाषाओं में मैंने आपको बताया, पहले हो गई पश्चिमी, फिर पूर्वी, फिर राजस्थानी आती है, राजस्थानी उपभाषा होती है, फिर आती है बिहारी, चौथा उपभाषा जो है हमारी वो है बिहारी, और फिर जो 5वीं आती है वो पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी आती है। तो ये हमारी 5 क्या हो गई, उपभाषा हो गई। तो भाषा हिंदी में 5 उपभाषा है जिसमें बोलियां 17 या 18। भारत में टोटल बोलियां जो बोली जाती हैं वो लगभग 650 बोलियां। विश्व में जो बोलियां बोली जाती हैं वो लगभग 3000। ठीक है, यहाँ पर 6 भाषा परिवार पाए जाएंगे, यहाँ पर 12 भाषा परिवार पाए जाएंगे। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब आज देखिए, आज आप क्या पढ़ेंगे, फिर मैंने आपको बताया था कौन कौन से भाषा परिवार होते हैं, फिर कहाँ से हिंदी आई, आर्य आए। ठीक है, आर्य आर्य ने अपनी वहां से हिंदी भाषा निकाली, है ना। और आर्य आए ये किसने बताया, मध्य एशिया से आर्य आए किसने बताया, मैक्स मूलर ने बताया था। तो अब जो आप पढ़ेंगे तो देखिए मैंने कहाँ पर छोड़ा था, भारतीय आर्य भाषा में छोड़ा था आपको, भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। तो अब देखिए भारतीय आर्य भाषा जो है वो मैंने तोड़ा था 3 खंड में, 3 खंड में मैंने तोड़ा था। कौन कौन सा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और फिर उसके बाद आधुनिक, आधुनिक आर्य भाषा। उसके बाद मैंने आपको इसका टाइम पीरियड नहीं बताया था, मैंने कहा था कि अगली क्लास में। तो देखिए इसका 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से कहाँ तक आएगा, 500 ईसा पूर्व, यानी कि टोटल कितने साल, टोटल कितने साल 1500। ठीक है, टोटल 1500 साल ये चली। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, यानी उसके पहले के जो साल कहलाएंगे वो ईसा पूर्व कहलाएंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो कहलाएंगे वो ईसवी कहलाएगी। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व से 15 से 1000 फिर 500, है ना। फिर यहाँ क्या आएगा, 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक, यहाँ पे भी कितने हुआ 1500 साल हो गए, है ना। 500 इधर ईसा मसीह के जन्म से पहले, और 1000 ईसा मसीह के जन्म के बाद। जैसे ही वहां से एक ईसा मसीह के जन्म के बराबर में आता है एक, उसके बाद के जो साल है वो काउंट किस में हो जाते हैं, ईसवी में काउंट होने लगते हैं। और फिर आधुनिक देखिए, आधुनिक जो है वो 1000 ईसवी से, 1000 ईसवी से अब तक चल रही है, अब तक चल रही है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर प्राचीन को तोड़ेंगे किसमें, 3 खंडों में तोड़ेंगे, 500 साल में हम पढ़ेंगे, 500 साल, फिर 500, है ना। और ये दोनों मिला के कितने हो गए, 1000 साल की कहानी हम आपको बताते हैं। 1000 साल की कहानी आप देखिए। तो पहले जो हमारी संस्कृत हुआ करती थी, पहले जो हमारी संस्कृत हुआ करती थी वो किसमें हुआ करती थी, पहले जो हमारी संस्कृत हुआ करती थी वो वैदिक संस्कृत में होती थी, फिर वो धीरे धीरे अपना स्वरूप बदल दी और किसमें चेंज हो गई, लौकिक संस्कृत में। तो पहले जो वैदिक संस्कृत यूज होती थी, यानी कि पहले वैदिक संस्कृत उपयोग में लाई जाती थी, फिर वो अपना स्वरूप बदलकर लौकिक संस्कृत बन गई। लौकिक संस्कृत थोड़ा आसान कर दिया गया, उसका क्या किया गया, अनुवाद किया गया। ठीक है, अनुवाद किया गया। वैदिक संस्कृत का मतलब जो वेद में लिखे गए हैं ना बच्चे, वेद में, यानी कि
वेदों में जो लिखी गई है उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृत, और वो किसमें चेंज हो गई, लौकिक संस्कृत में। ठीक है, लौकिक संस्कृत में। अब ये किसमें, किसने बताया, यास्क। ठीक है, यास्क। अब यास्क के जो रचयिता हैं, यास्क के जो रचयिता हैं वो कौन है बच्चे, पाणिनि है। ठीक है, पाणिनि। अब पाणिनि की एक आपने बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ी होगी, पाणिनि की एक प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ी होगी, कौन सी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अब देखिए बहुत लोग कहते हैं कि जो अष्टाध्यायी है वो क्या है, अष्टाध्यायी जो संस्कृत संस्कृत भाषा की जननी, लेकिन नहीं, गलत पढ़ते हैं आप लोग। संस्कृत की जननी नहीं है, संस्कृत व्याकरण की। ठीक है, अष्टाध्यायी में जो है वो संस्कृत व्याकरण उसमें दिया हुआ है, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, ना कि संस्कृत की पुस्तक है ना। तो पाणिनि को देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। पाणिनि को जो कहते हैं वो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत का जनक नहीं कहा जाता, संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण का जनक। ठीक है, तो पाणिनि क्या है, संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। और ये जो पुस्तक है ये किस पे है, ये पुस्तक है, ये है संस्कृत व्याकरण पर, यानी कि जो संस्कृत का व्याकरण है वो हमारे अष्टाध्यायी पुस्तक में है। अष्टाध्यायी क्या है, एक पुस्तक है। ठीक है, अष्टाध्यायी एक पुस्तक है। तो वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में चेंज हो गई, लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत में पहले किसने, यास्क में पाणिनि ने लिखी। ठीक है, पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पूरी कहानी लिखी हुई है, और पाणिनि को ही संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि संस्कृत व्याकरण का जनक कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे, पाणिनि बताएंगे। तो देखिए इतना आप क्लियर हो गया होगा। जब इतना क्लियर हो गया तो ये बात किसकी थी, प्राचीन की, ये हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की थी। अब आइए मध्यकालीन आर्य भाषा में। मध्यकालीन आर्य भाषा जब पढ़ेंगे तो देखिए इसको भी हम 3-3 सालों, मतलब 3 सालों में इसको तोड़ लेंगे। किसमें तोड़ लेंगे, 3 सालों में इसको भी हम तोड़ लेंगे। इसको भी 3 सालों में तोड़िए। कौन से 3 सालों में आप तोड़ेंगे, 1500 से है तो देखिए 500, और ये 500, और ये 500। ठीक है, 500 में पहला जो है, देखिए लिखेंगे आप प्रथम प्राकृतिक काल। जो पहला था वो आपका क्या था, प्राकृतिक, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत काल था, इसको इधर लिख लीजिए। पहला जो था आपका वो प्राकृत था, दूसरा क्या था, और तीसरा, यानी कि 3 साल में, 3 साल, 3 5 500 को बांट देंगे, यानी 500 ईसा पूर्व, फिर 500 ईसवी, और फिर 500 ईसवी, तो वो 1000 तक पूरा हो जाएगा। तो जो पहला आपका था वो प्रथम जो था वो प्राकृत काल कहलाएगा, प्राकृतिक काल। दूसरा काल कौन सा कहलाएगा, द्वितीय प्राकृतिक काल में क्या था, फिर ये इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय द्वितीय प्राकृत काल, और तीसरे में तृतीय प्राकृत काल, है ना। इतना हो गया। देखिए अब इसके आगे आप ये देखिए, पहले जो प्रथम प्राकृत काल था, जो प्रथम प्राकृत काल था उसमें कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी। उसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी, पाली बोली जाती थी। अब पाली किसमें यूज हुई थी, पाली आप सब जानते हैं, पाली की भाषा किसने यूज की थी, पहली जो है ये आपकी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, पहली हिंदी की राष्ट्रभाषा है, और बौद्धों के द्वारा ये इस्तेमाल की गई थी। तो ये हमारी पहली राष्ट्रभाषा अगर पूछे तो क्या होगी, पाली। ठीक, तो पाली जो है, बौद्ध जो होते थे, बौद्ध जो होते थे वो अपने उपदेश किसमें देते थे, पाली में देते थे, और सारा जो उपयोग करते थे भाषा का, जो भी बोलते थे वो किसमें बोलते थे, पाली में। द्वितीय देखिए प्राकृत में क्या आता था, द्वितीय प्राकृत में प्राकृतिक काल में
जो आपका आता था वो प्राकृत भाषा आती थी। और प्राकृत भाषा आप जानते हैं किसने इस्तेमाल की थी? जैनों ने। ठीक है, जैनों ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में अपने उपदेश इस भाषा में दिए थे। तो पहला जो आपका 500 साल हुआ वो प्रथम प्राकृत काल हुआ, दूसरा द्वितीय प्राकृत और तीसरा तृतीय। तो पहले में पाली भाषा आई, पाली पहली राष्ट्रीय भाषा बनी। उसके बाद आपकी द्वितीय प्राकृत में प्राकृतिक भाषा, अच्छा पाली का यूज बौद्धों ने किया। और फिर द्वितीय प्राकृत काल की प्राकृतिक भाषा वो जैनों ने किया। और तीसरे में आता है अपभ्रंश। तीसरे में क्या आता है बच्चे? अपभ्रंश। अपभ्रंश। अब देखिए यहीं से आपकी हिंदी जो है उत्पन्न होगी। अपभ्रंश से ही क्या बनता है? अवहट्ट। अपभ्रंश से यहाँ से आपकी हिंदी आती है। और हिंदी कहाँ से आती है? देखिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, अवहट्ट। अवहट्ट। और अवहट्ट को हम हिंदी की देहाती रूप भी कहते हैं। जो हिंदी का जन्म हुआ वो अवहट्ट भाषा से ही हुआ, यानी कि तीसरे 500 साल में, यानी कि 500 यानी 1000 ईस्वी में, है ना। लास्ट वाला हुआ तो वो 1000 ईस्वी में अपभ्रंश जो उत्पन्न हुई, उसी अपभ्रंश से एक था अवहट्ट। और अवहट्ट को ही हम हिंदी की देहाती रूप के रूप जानते हैं। और इसका जो काल था वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक रहा। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहीं से आपका अपभ्रंश जो हमने आपको बताया, ठीक, अपभ्रंश ये नोट कर लीजिए आप। तो अपभ्रंश के भेद कितने होते हैं? देखिए अपभ्रंश के भेद कितने होते हैं ये भी देखिए। पहले 500 साल में आपने कौन सी भाषा पढ़ी? पाली पढ़ी। फिर प्राकृत पढ़ी। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा? अपभ्रंश पढ़ा। अपभ्रंश में आपने अवहट्ट पढ़ा। और अवहट्ट को हम हिंदी का देहाती रूप कहते हैं। तो इसी में इसका मतलब कि अवहट्ट आया। और अवहट्ट के 6 भेद होते हैं। अवहट्ट के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? देखिए, पहला सौर सेनी। पहला जो होता है सौर सेनी। दूसरा जो होता है आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी। फिर तीसरा जो आपका आता है मागधी। तीसरा जो आएगा मागधी। फिर चौथा आपका जो आएगा वो आएगा खस। चौथा आपका आएगा खस। और पांचवा आता है उसको हम कहते हैं ब्रचड़। और छठा जो आती है वो आती है महाराष्ट्री। ठीक है। अवहट्ट के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में सौर सेनी के बाद अर्धमागधी के बाद मागधी, और फिर खस, फिर ब्रचड़, और फिर महाराष्ट्री। अब देखिए यहीं से आपकी हिंदी धीरे धीरे मिलना शुरू हो गई है। अवहट्ट में ही हमने बताया कि हिंदी का देहाती रूप जो होता है वो हमने क्या, हिंदी का जो हम देहाती भाषा बोलते हैं ना, कि जइहें खइहें, ठीक, ये सब क्या होता है? देहाती भाषाओं में आती है। खड़ी बोली तो जो हम अभी पढ़ा रहे जिसमें आपको, वो खड़ी बोली हो गई। तो देहाती भाषा में अब अवहट्ट अपभ्रंश में आता है। अपभ्रंश के भेद हैं ये, सॉरी अवहट्ट के नहीं है, अपभ्रंश के हैं। ठीक है, अपभ्रंश। देखिए अपभ्रंश के 6 भेद हो गए। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और खस, फिर ब्रचड़, और फिर क्या आएगा आपका? महाराष्ट्री आएगा। महाराष्ट्री। अब देखिए उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम आते हैं 1000 साल तक हमने आ गए। अब 1000 से अब तक जो हम चल रहे हैं, अब हमारी हिंदी यहाँ पे आ गई है। हिंदी हमारी यहाँ आ गई है, बस वो अपना क्या करेगी? धीरे धीरे स्वरूप चेंज करेगी।
धीरे धीरे अपना सिर्फ स्वरूप चेंज करेगी। और आधुनिक की हम बात करें तो यहाँ पर भी तीन उसमें बांटेंगे, प्राचीन, प्राचीन, मध्यकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक, आधुनिक। और यहीं पे इन्हीं तीनों सालों को मिला के आपकी जो हिंदी है वो यहाँ से हिंदी का जन्म हो जाता है। तो हिंदी यहाँ हमें आके मिल जाती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। जब हिंदी हमें यहाँ मिल गई तो अब देखिए, अब देखिए जो मैंने आपको छह भारोपी भाषा जो बताया था, छह तो देखिए अब यहाँ से आप देखिए भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है। भारत में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो सबसे पहले है क्या, हिंदी है। अब हिंदी जो आपकी बोली जाती है वो लगभग, हिंदी जो आपकी बोली जाती है वो लगभग 43%, ठीक है, लगभग 43% बोली जाती है। उसके बाद बंगाली जो बोली जाती है वो लगभग 8% के करीब बोली जाती है। फिर जो मराठी बोली जाती है वो 7%, ठीक है, मराठी 7% बोली जाती है। उसके बाद तेलुगु है, ये 6.93% बोली जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपकी क्या है, तमिल है। तो सबसे ज़्यादा भाषा भारत में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो आपकी हिंदी है। उसके बाद बंगाली बोली जाती है, फिर मराठी बोली जाती है, फिर तेलुगु और तमिल। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको भारोपीय भाषा परिवार पढ़ाया था, मैंने आपको 6 भाषा परिवार बताए थे। तो भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा आते हैं, कौन कौन से भाषा आते हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू हो गई, बांग्ला हो गई, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली और असमिया और गुजराती, ये सब आपका किस में आता है, भारोपीय भाषा परिवार में आता है। उसके बाद देखिए द्रविड़ भाषा परिवार है। द्रविड़ भाषा परिवार मतलब कि जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, नीचे की ओर तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। तो उसमें आपकी, और इसकी जो लिपि है, अच्छा लिपि देखिए उसकी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको हिंदी की लिपि बताई देवनागरी, लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार की जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है। तो यहाँ पर तमिल बोली जाएगी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषा, गोंडी, यहाँ पर ही ब्राह्मी भाषा भी होगी। ठीक है, यहाँ पर ब्राह्मी भाषा भी आपकी होगी। उसके बाद देखिए चीनी तिब्बती भाषा परिवार मैंने आपको बताया था। चीनी तिब्बती भाषा परिवार में आपका बोडो भाषा आती है, दिमासी भाषा आती है और तीवा भाषा आती है, कचारी भाषा, ठीक है, और ये क्या है, कोक बोटोक कहते हैं इसको, और जो गारो भाषा है वो आती है। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद ऑस्ट्रिक भाषा परिवार आता है। और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में देखिए संथाली बोली जाती है, हो भाषा बोली जाती है, मुंडारी बोली जाती है, ठीक है, मुंडारी बोली जाती है, खड़िया भी इसी में आती है, ठीक है, खड़िया भी आती है, सांवरा भाषा आती है, सांवरा के बाद आती है खासी भाषा जो मेघालय की साइड बोली जाती है। आदि भाषाएं जो आती हैं वो कहाँ आती है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में आती है। उसके बाद आपका बस एक और बचता है, कौन सा बचता है, जो 4 हो गए। 4 के बाद देखिए जो पांचवी भाषा परिवार है, पांचवी भाषा परिवार है कौन सी, अंडमानी भाषा परिवार। अंडमानी भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाएंगी, अंडमानी भाषा परिवार में देखिए आपकी अंडमानी सबसे पहले आती है, अंडमानी सबसे पहले आती है, फिर आती है ग्रेट अंडमानी, और फिर इसी में ओंगे भी आती है,
ये कुछ भाषाएं मेन जो भाषाएं हैं वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ मेन भाषाएं थी। हमने कल आपको भाषा परिवार पढ़ाए थे, उनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। अब भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, उसके बाद बंगाली बोली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। भारोपी भाषा परिवार में कौन कौन सी आएगी, द्रविड़ में, फिर चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक, और बाद में अंडमानी भाषा परिवार। और मैंने एक आपको और भी बताया था, ताई कड़ाई जो सीमाओं की तरफ बोली जाती है, नेपाली और चीनी की सीमा में जो बोली जाती हैं भाषाएं, वो ताई कड़ाई के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो देखिए आज आपके यहाँ पर हिंदी भाषा का जो विकास है वो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। इसके बाद आपके आगे जो और भी क्लासेस होंगी, स्वर व्यंजन जो भी पढ़ाया जाएगा, एकदम एक क्रम से पढ़ाया जाएगा आपको। और इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और फैलाइए अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।